दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं अल्कोहलिक हूँ हाय विवेक। एंटायरली। हाय। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आप सब लोगों का साथ, मेरी वाइफ का अनकंडीशनल सपोर्ट। शी इज स्टूड बाय मी ऑलवेज लाइक रॉक सॉलिड सपोर्ट। तो इन्हीं सब कारणों से आज के दिन शराब से दूर हूँ। और जैसे जैसे एक एक दिन सोब्राइटी में आगे बढ़ रहा है, मुझे ये समझ में आने लगा कि मैं सिंपली सिर्फ शराब से दूर हूँ या फिर मैं रिकवर भी हो रहा हूँ। तो सबसे पहले तो यार ये समझ में आया कि मैं रिकवर हो रहा हूँ क्या। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि रिकवरी की मेरी अपनी डेफिनेशन क्या थी, एंड उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात की क्या होनी चाहिए थी। तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि एक स्टूडेंट है या फिर एक नौजवान है, उसकी डेफिनेशन लाइफ में सक्सेस की क्या है। तो जैसे यूथ के साथ होता है, मैं भी जब 20 साल का था, अभी तो मैं 46 ईयर्स ओल्ड हूँ। तो मैं जब 20 साल का था तो डेफिनेशन यही थी कि बहुत सारा पैसा होना चाहिए, लाइफ की हर चीज पर मेरा कंट्रोल होना चाहिए, मेरे डिसीजंस जो हों वो इंडिपेंडेंट हों, मुझे किसी को पूछना ना पड़े, पैसा खर्च करने के पहले कभी सोचना ना पड़े, और लाइफ पूरी मेरे हिसाब से ही चले। इसको मैं ये मानता था कि हाँ भाई, ये डेफिनेशन मेरी सक्सेस की है। तो इन द सेम वे हुआ यही कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं आया, यही सोच के कि हाँ भाई, शराब से मैं दूर रहूंगा। इनफैक्ट मैं तो कोई मन से तो नहीं आया था, लेकिन हाँ, यहाँ आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जो सबसे बड़ा टेंशन था कि शराब दोबारा तो नहीं आ जाएगी हाथ में, वो टेंशन से मुझे मुक्ति मिल रही थी, क्योंकि शराब पीने की इच्छा नहीं आ रही। तो ये तो कभी कोई मूड मेरा था ही नहीं कि भाई ये रिकवरी नाम का जो शब्द है, भाई मुझे रिकवर किस चीज से होना था, जब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई ऐसी चीज है जो जो मैंने लूज की है, तो फिर रिकवरी काहे की भाई। तो चीज ये समझ में आई कि प्रॉब्लम मेरे साथ भी ये थी, मैं क्यों सही डेफिनेशन को समझ नहीं पा रहा था। वो इसलिए कि मुझे ही ये पता नहीं था कि मेरे अंदर किन चीजों में प्रॉब्लम है। उसके कारण जो मैंने कुछ खोया है वो उन कारणों से है। मुझे सिर्फ मटेरियल इश्यूज दिखते थे कि हाँ, लोगों में मेरी इज्जत खराब हुई है, और मेरा बिजनेस भी उस कारण से खराब हुआ है, फैमिली में रिलेशंस खराब हुए हैं। ओके। और मेरी हेल्थ शायद थोड़ी सी कमजोर हुई है, ये सिर्फ मुझे दिखता था। तो ये सारी चीजें जो है, ये सिर्फ और सिर्फ शराब छोड़ने से ठीक हो जाती हैं, 100% हो जाती हैं। मैं अगर शराब से दूर हूं तो ठीक से खाना खा पाऊंगा, अपने आप को एक वेल मेंटेन्ड डेली रूटीन में रख पाऊंगा, वो भी ठीक हो जाएगा। मेरे बिहेवियर में चेंज आएगा, एटलीस्ट मेरे बिहेवियर में अगर चेंज ना भी आ रहा हो, तो मेरे शराब पीने से जितनी प्रॉब्लम मेरी फैमिली को हो रही थी वो तो होना बंद हो जाएगी। तो मैं ये एक्सपेक्ट करने लगता हूँ कि भाई अब मैं नहीं पी रहा हूँ तो लोगों को प्रॉब्लम, स्पेशली मेरी फैमिली को, होनी बंद हो जानी चाहिए। तो बंद अगर प्रॉब्लम अगर होनी बंद हो रही है तो डेफिनेटली फिर उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड मेरी तरफ वो भी चेंज हो जाना चाहिए। बट मैंने देखा कि ऐसा हो नहीं पाता एग्जैक्टली मेरे केस में। तो खैर ऐसा हुआ था, मुझे रिहैब से लौटने के बाद ऑलमोस्ट रेड कारपेट वेलकम मिला था। बट ज्यादातर के साथ में ऐसा नहीं हो पाता। मीटिंग्स में मैं सुनता हूँ, उससे पता चलता है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। तो तब ये समझ में आता है कि ये सिर्फ शराब छोड़ने से ही बात नहीं बनेगी। रिकवरी जो है वो मुझे इसलिए चाहिए कि ये सब चीजें मेरे अंदर पहले थी, ये अच्छाइयाँ मुझ में थी। ईश्वर ने मुझे उसके घर से जो बना के भेजा था, वो इन सब अच्छाइयों के साथ एक सेंस, एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक तरह से एक लाइफ मैनुअल, है ना, उस तरह का मेरे अंदर डाल के भेजा था। फैक्ट्री प्रोडक्ट जो में था उसमें ये सब चीजें इनबिल्ट थी। बट मैं शायद ओवर द टाइम मैंने इनको इतना ज्यादा अंदर दबा दिया, ये चीजें खत्म नहीं हुई मेरे अंदर से, बस ये अंदर दब गई। तो इसलिए सही तरीका जीने का कैसा होना चाहिए था वो मैं कभी समझ नहीं पाया। तो रिकवरी की शब्द की जब बात आती है ना, तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि शराब पीने से मेरे अंदर ये सब चीजें खत्म हो गई। मेरा अच्छा बिहेवियर, या फिर मेरी अच्छी नीयत, मेरी काबिलियत, मेरा एटीट्यूड, ये शराब पीने से ही पूरी तरह से बर्बाद हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल ये मुझ में ठीक तरह से कभी था ही नहीं। और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, जिस तरह से मेरी बीमारी बढ़ रही थी, मुझे पता नहीं चल रहा था, उसी तरह से ये चीजें भी और कम कम होती चली गई। ऐसा है जस्ट सेड कि ये चीजें मेरा जो फैक्ट्री वर्जन था ना, उसमें ये सब चीजें थी, बट शायद मैं इनको कभी कलेक्ट नहीं कर पाया, इनको मैं रिकलेक्ट नहीं कर पाया।
समझ नहीं पाया कि ये चीजें कितनी जरूरी है। तो इसीलिए जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 12 स्टेप करता हूँ और फोर्थ स्टेप की जब बात आती है, तो वहां मुझे बताया जाता है कि भाई आपको चेक करना है, अपने अंदर देखना है कि आपने किस किस से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, आपने लोगों को क्या प्रॉब्लम्स दिए। तो उसका उद्देश्य यही है कि मैं अपने अंदर इन चीजों को समझ पाऊं, मेरे अंदर वो क्या गड़बड़ियां हैं जिसके कारण कि लोगों से डील करने में, अपनी लाइफ को नॉर्मली हैप्पी जॉयस और फ्री लीड करने में मुझे क्या प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो जब वो वहां की बात आ जाती है, तो वो तो मैं तब तक का एक अपनी इन्वेंटरी लिख लेता हूँ। बट देन इसके उसके बाद में भी द प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट। फिर मुझे ये लगता है कि यार ये अब क्या करूं, ये तो अभी भी फिर से मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। तो ये धीरे धीरे लिटरेचर को पढ़ के, स्पॉन्सर से बात करके, जैसे जैसे मेरा दिमाग थोड़ा खुलने सा लगा, है ना, तब ये बात मुझे समझ में आई कि यार देयर इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि चीजें जब मेरे सामने आती हैं, कोई मुझसे कुछ कहता है, कोई इंसिडेंट जब मेरे साथ होता है, तो वो किसी नॉर्मल आदमी के दिलो दिमाग पर, नॉट सॉरी नॉट दिलो दिमाग दिमाग पर, वो उसके दिमाग पर, उसके मूड पर वो कितनी देर तक अफेक्ट करता है और मुझ पर वो कितनी देर तक अफेक्ट करता है। तो ये चीज मैंने देखी अपने आसपास भी, जब मैंने झांका, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, इवन माई क्लोजेस्ट फैमिली, कि उन लोगों के दिमाग में ये उतने समय तक नहीं रहता है, लेकिन मेरे दिमाग में ये बहुत समय तक रहता है। इनफैक्ट इन बातों को रखने में, इनके ऊपर बार बार विचार करने में, इनके लिए प्लानिंग बनाने में, इनके लिए अपने आप को सेल्फ पिटी में डालने के लिए कि मैं बेचारा, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे कहीं ना कहीं एक किक मिलता था, मजा आता था। जैसे बिग बुक में लिखा है ना कि हम खुश थे तब भी हमने पी, जब हम गम में थे तब भी हमने पी, उस गम के सागर में और ज्यादा गहराई में डूबने में भी हमको एक तरह का मजा आता था, इसलिए हम और ज्यादा पीते थे। ये एक तरह की इनसैनिटी ही थी। भाई मैं ऐसी कोई चीज क्यों कर रहा था जिससे लॉन्ग टर्म में मुझे ही प्रॉब्लम आ रही थी। और एक टाइम तो वो आ गया था जब मुझे प्रॉब्लम दिखना भी शुरू हो गई थी, पर मेरा ईगो उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने में अड़चन बन रहा था। तो ये एक चीज में समझ में आई कि यार शायद इसी को कहते हैं इमोशनल हैंगओवर, जो आज का मेरा टॉपिक है। कि किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इमोशन हो, गुस्सा हो, कोई डर हो, मैं उसको इतने ज्यादा समय तक अपने अंदर पालता हूँ, मैं शायद चाहता नहीं हूँ कि ये मेरे अंदर से निकल जाए। तो जब तक मेरा दिमाग उसके ऊपर सोचते सोचते थक नहीं जाता है, या फिर कोई नए थॉट्स आना अदरवाइज नहीं चालू होते हैं, या किसी भी कारण से मेरा ध्यान कहीं और नहीं चला जाता है, तब तक मैं उसके ऊपर सोचता ही रहता हूँ। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कोई मूवी देख रहा हूँ, अ, कोई ऐसी मूवी है जिसमें किसी इंडियन स्पोर्ट्समैन, किसी खिलाड़ी की स्ट्रगल की स्टोरी आ रही है, या फिर कोई पेट्रियोटिक मूवी है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर उसमें बताया जा रहा है, कितने लोग शहीद हो गए ये बताया जा रहा है, तो मैं उसको देखकर इमोशनल हो जाता हूँ। एंड फॉर द टाइम बीइंग, वो जो उस मूवी में जिसको विलेन बताया है, उसके खिलाफ, उसके लिए मेरे मन में एक तरह का रिसेंटमेंट आ जाता है। और कुछ घंटों तक, या शायद कई बार कुछ दिनों तक, मेरे दिमाग में वो ही चीज चलता रहता है कि इससे कैसे डील किया जाए, ये लोग बेकार हैं, ये मेरी कंट्री को बर्बाद करते हैं ऑल। जबकि उन सिचुएशंस के लिए मैं कोई खास कर नहीं सकता, मैं एक आम इंसान हूँ, तो मैं उन चीजों से बाहर नहीं आ पाता हूँ। और जिस तरह से ये चीजें मुझको इफेक्ट करती हैं, अभी जैसे मैंने कहा कि मजा आता है मुझे इसमें भी, तो मेरे ब्रेन की टेंडेंसी कुछ ऐसी हो चुकी है कि इस तरह की फालतू की चीजें जो है, फालतू में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके लिए मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ, तो इनके बारे में सोचना, इनके ऊपर दिमाग लगाना, अपनी एनर्जी वेस्ट करना एक तरह का अनप्रोडक्टिव काम है, इसलिए मैं उसको फालतू कह रहा हूँ। तो इस तरह के काम में लगाने से ना मुझे एक तरह का किक मिल रहा था, और मैं अपने आप को जस्टिफाई कर पा रहा था। तो मुझे एक ये भी समझ में आया कि यार इसमें साइकोलॉजी दरअसल ये है कि मेरी हरकतें कुछ ऐसी है, मैं इतनी ज्यादा शराब पी रहा हूँ कि अदरवाइज दुनिया में सब लोग मुझे गलत ही बोल रहे हैं। तो कुछ तो मेरे थॉट्स ऐसे हैं, कुछ तो मेरी एक्शंस ऐसी हैं जिनके बारे में कोई मुझे गलत बोल ही नहीं सकता। यहाँ पर जो मेरी आइडिया, यहाँ पर जो मेरा तर्क है, या फिर जो मेरा पॉइंट है, वो बिल्कुल वैलिड है। यहाँ पर तो कोई मुझे मेरा विरोध कर ही नहीं सकता, है ना। तो मेरे साथ में कल जो हुआ, या फिर थोड़ी देर पहले जो हुआ, मैं उससे इतना ज्यादा प्रभावित या फिर अफेक्टेड हो जाता हूँ कि मैं उससे बाहर ही नहीं निकल पाता। अब शुरुआत में इन चीजों को मैंने इंटेंशनली किया, लेकिन फिर
करते करते मेरे दिमाग की टेंडेंसी ही ये बन गई कि अब वो इन चीजों की हमेशा अति मुझसे कराता ही है। ओके, तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि मान लीजिए मेरे साथ कुछ हुआ, कोई घटना हुई जिससे मैं दुखी हुआ, या मुझे हर्ट हुआ, या फिर मुझे किसी पर खुन्नस आई, है ना। तो एक तरह से मेरे ब्रेन में एक तरह का मैकेनिज्म है, या तो फाइट या तो फ्लाइट। ओके, साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट इसको इस भाषा में कहते हैं, फाइट और फ्लाइट। मतलब या तो मैं उससे लड़ूंगा, या फिर मैं उस स्थिति से भागूंगा। इन दोनों ही स्थितियों में जैसा कि साइंस का रिसर्च है कि कई तरह के हॉर्मोन्स मेरी बॉडी में रिलीज होते हैं, अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स हैं, वो रिलीज होते हैं। और उससे मुझे एक तरह का हाई मिलता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर इंडिया पाकिस्तान का कहाँ क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, और मैच बड़े एक्साइटिंग है, एकदम आखिरी ओवर चल रहा है, पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो उस टाइम पे एड्रीनलिन नाम का जो है हार्मोन, वो मेरे अंदर उसका फ्लो इतना तेज हो जाता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। तो जब इस तरह का कोई मोमेंट हो, अब ये तो एक अलग तरह की सिचुएशन है, लेकिन अगर किसी ने मुझे कुछ बोला, मैं उससे एक्साइटेड हो गया, तो धीरे धीरे जब वो स्थिति कूल डाउन होती है, तो मेरी बॉडी एक तरह से वापस अपने आप को बैलेंस में लाना चाहती है, जो कि मेरे लिए एक थका देने वाली चीज हो सकती है। और इसी वाले स्टेट में ना मैं एक तरह के इमोशनल हैंगओवर में चला जाता हूँ। तो ज्यादा हालांकि मैं उसके साइंस के बारे में बात नहीं करना चाहता, बट हाँ, एक चीज मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि दिमाग के भी मेरे अलग अलग हिस्से हैं, है ना। ये मुझे काफी शुरू में एक डॉक्टर से ही पता चला था, वॉज ए स्पेशलिस्ट इन डी एडिक्शन, कि भाई दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम कहते हैं एमिगडाला। तो वो जो हिस्सा है एमिगडाला नाम का, वो सबसे ज्यादा इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार है। वो चाहे दुख हो, सुख हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, मैं उस सिचुएशन में महसूस कैसा करता हूँ, ओके, इसको प्रोसेस करने के लिए एमिगडाला जिम्मेदार है। और फिर इसके हिसाब से ही मेरे अंदर के लॉजिक या फिर मेरे जो डिसीजन है वो बनते हैं। तो कई बार स्थितियों के होने से, सॉरी, घटनाओं के होने से ना, मेरे अंदर उनके लिए कुछ स्पेशल तरह के लॉजिक हमेशा के लिए बन जाते हैं, और उसी के हिसाब से फिर मेरे निर्णय होते हैं। और अगली बार मैं अगर सेम टाइप की स्थिति में जाऊंगा, तो वो पहले से जो बना बनाया लॉजिक है, मेरा ब्रेन सिंपली उसको मेरे सामने रख देगा। जैसे से सपोज अगर किसी तरह के जानवर से मुझे नफरत है, उसको देखकर मुझे घृणा आती है, तो फिर अगली बार भी ऐसा ही होगा। चाहे अगली बार मेरा मूड कितना भी अच्छा हो, मेरा उस पर ध्यान कम जाएगा, लेकिन वो घृणा जो है, वो जो मेरा थोड़ा सा मूड, मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये कहाँ नजर आ गया, या फिर कोई इंसान है, मुझे लगता है ये साला मनहूस है, ये कहाँ नजर आ गया, तो वो अगली बार भी वो इसी तरह से बनता है, और मेरे ब्रेन की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती है। तो इसी के लिए 12 and 12 में खास तौर से जो 10वां कदम है, उसमें भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है कि यार ये जो इमोशनल हैंगओवर है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि मैं इसको रख के रखना चाहता हूँ। जैसे मैं जब शराब पीता था, तो अगर रात को मैंने बहुत ज्यादा शराब पी है, तो अगले दिन हैंगओवर होता था। तो वो हैंगओवर जो है उसके अपना एक कारण है, सबसे उसका बड़ा कारण होता था डिहाइड्रेशन, है ना। पानी की मेरी बॉडी में कमी हो जाती थी, स्लीप साइकिल गलत तरह का हो जाता था, उस वजह से वो होता था। तो वो मेरी बॉडी में अपने आप ही होता था, उसके लिए मैं कुछ नहीं करता था। मेरी गलती वहां पर बस ये थी कि मैंने ज्यादा शराब पी, बहुत देर रात तक पी। लेकिन इमोशनल हैंगओवर इस तरह का है कि मुझे किसी और ही दुनिया में पहुंचने का दरअसल शौक है। तो ये मेरे दिमाग में काफी टाइम तक वो बना रहता है, वो चाहे एंगर हो, फियर हो, जेलेसी हो, कुछ भी हो। और जब मुझे समझ में आता है कि यार इससे कोई फायदा हुआ नहीं, इससे तो उल्टा मैं ही परेशान हो गया, तब मैं उसको जस्टिफाई इस तरह से करने लगता हूँ कि भाई इस आदमी पर मैंने गुस्सा किया था, तो ये जस्टिफाइड, ये फलाने आदमी पर मैंने गुस्सा किया, वो जस्टिफाइड नहीं था। लेकिन ए ने इसमें मुझे एक्चुअली ये बताया कि यार दरअसल आपके जैसे अल्कोहलिक के पास में ये लग्जरी अभी हाल फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो जिस गुस्से के लिए आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो रीजनेबल है, इतना गुस्सा तो मुझे आना चाहिए, या किसी भी तरह का इमोशन हो, वो चाहे प्राइड हो, फियर हो, तो मुझे ये लगता है इतना अगर मुझे खुद पे गर्व हो रहा है, तो वो चलता है, बनता है ना। तो ये शायद आम लोगों के साथ में चल सकता है, बट मेरे साथ में ये नहीं चलता, बिकॉज आई एम अ पर्सन विद अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीमिज्म।
मैं अतिवाद में घुस जाता हूँ। मैं फिर उस चीज की इतनी अति करने लगता हूँ कि बहुत जल्दी एक वो जो बीच की जो लकीर है, जो इन दोनों चीजों को अलग करेगी कि रीजनेबल क्या है और अनरीजनेबल क्या है, ये मुझे दरअसल समझ में आना बंद हो जाता है। और जब मैं वो सो कॉल्ड अनरीजनेबल को जब मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने लग जाता हूँ, तो फिर अगली बार वो अनरीजनेबल भी मुझे रीजनेबल लगने लगता है। जैसे मैं अगर मेरे बारे में बताऊं तो शराब जब मेरी शुरू हुई थी, मैं 26 साल का था। और बहुत सालों तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने घर में शराब पी हो, या मैं घर में शराब लेकर भी आया हूँ, या फिर मैंने दिन के समय शराब पी हो। इवन कोई छुट्टी का दिन हो तब भी मैंने दिन के समय शराब नहीं पी। लेकिन जब एक बार दिन के समय शराब पी ली, तो फिर दिन में पीना मेरे लिए रीजनेबल होने लग लग गया, या फिर घर में भी शराब लाना रीजनेबल होने लग गया। बल्कि मेरी वाइफ को कभी कभी ये टेंशन हो जाता था कि भाई ये इंसान बाहर जाके शराब पी रहा है, कहीं गाड़ी वाड़ी टक्कर हो जाएगी, कुछ पुलिस केस हो जाए, तो इसकी बजाय आप घर में पियो। तो मैंने उस चीज को एकदम से एक्सेप्ट किया था एक बार में, कि हाँ यार, घर में पीना अच्छा होता है। जबकि कहा तो मेरी वाइफ ने ऐसा भी था कि यार विवेक, हफ्ते में प्लीज एक ही बार पियो ना, और अगर एक बार पियो तो फिर इतनी ज्यादा मत पियो ना कि तुम बिल्कुल बेहोश वाली कंडीशन में चले जाते हो। वो उस वाले आइडिया को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। सो बेसिकली इट्स लाइक दैट कि वो जमता मुझे वो ही था जो मैं करना चाहता था, है ना। तो इसीलिए मेरे जैसे अल्कोहलिक को ये समझना बहुत जरूरी है कि जिन फीलिंग्स को मैं पाल के रख रहा हूँ, ये फीलिंग्स को पाल के रखने में मुझे भले ही मजा आ रहा है, पर ये मेरे लिए ठीक नहीं है ना। तो ये चीजें, हम्म, जितना मैं रिकवरी को समझ पाया हूँ, मुझे लगता है इस तरह का एक सोच, इस तरह की एक विजडम, कि हाँ जो मेरे लिए जरूरी है, मेरे चाहने ना चाहने से मतलब नहीं नहीं होना चाहिए। मेरे लिए वास्तव में क्या जरूरी है, मुझे उस पे काम करना पड़ेगा। तो उस पे काम करने की सद्बुद्धि अगर मेरे अंदर आ पाती है, तब मैं ये मानता हूँ कि हाँ यार, मैं रिकवरी में। तो सबसे पहले तो वो विजडम मेरे अंदर आ पाना, और फिर उसके बाद में मैं अगर उस पे एक्शन ले पा रहा हूँ। जैसे एक इंसान बहुत मोटा है, 100 सवा 100 किलो उसका वजन है। अब उसको पता है ये बात। एक तो वो वाला स्टेट था कि उसको बड़ा घमंड था, ठीक है ना, हूं तो हूं। मुझे लगता है ये रिकवरी का पहला स्टेज है कि हाँ, अब उसको ये रियलाइजेशन हो रहा है। एंड देन फिर अगला स्टेज ये आता है कि वो एक्टिवली उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तब वो ये कह सकता है कि हाँ, अब अगर उस मोटे आदमी की डेफिनेशन ये है कि भाई मेरा जो वजन अभी 100 किलो है, उसको मुझे कम करके 80 किलो पे लेके आना है, डॉक्टर्स के हिसाब से, मेरी हाइट के हिसाब से 80 किलो का वजन ठीक रहेगा। तो अगर वो 80 किलो पे आ जाता है, तो देन वो अपने आप को ये बोल सकता है कि यस, आई एम अ रिकवर्ड पर्सन। हाँ, ये बात अलग है कि अगर उसकी सोच ऐसी बनी ही है कि ठीक है, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं सब कुछ खा सकता हूँ, तो अगेन वहां पे ये कहा जाएगा कि उसकी सोच फिर से खराब हो रही है। ये आदमी फिर से वो काम कर रहा है कि बहुत जल्दी इसका वजन दोबारा 100 किलो हो जाए। दैट्स वाई इसी चीज को मैं मेरी पर्सनल रिकवरी को लेकर समझ पाता हूँ कि यार क्यों ऐसा है कि मैं ये नहीं कह पाता हूँ कि आई एम अ रिकवर्ड अल्कोहलिक। क्योंकि मैं अगर एक दिन ए पे काम नहीं करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मैं अपनी रिकवरी पे काम नहीं कर रहा हूँ, तो प्रोबेबली मैं अपने रिलैप्स पे काम कर रहा हूँ। तो जब मेरी स्थितियां ठीक हो जाती हैं, कुछ सालों में, महीनों में, सारे ए मेंबर्स के लिए अलग अलग हो सकता है, तो तब बहुत जल्दी मेरे अंदर एक हाइपर थॉट आ जाता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मुझे डेली मीटिंग जाने की उतनी आवश्यकता है नहीं, स्पॉन्सर को भी रोज फोन करने की जरूरत नहीं है, या फिर मेरे साथ आज कुछ घटना हुई जिसने मुझे परेशान किया, अरे ठीक है ना यार, हर चीज थोड़ी ना स्पॉन्सर को फोन लगा के बोलता रहूंगा, बच्चा हूँ क्या। तो ये एक सुपर कॉन्फिडेंस, या आई वुड से ओवर कॉन्फिडेंस, ये मुझे रिकवरी में आ जाता है, जो कि वापस मुझे उस 80 किलो से 100 किलो पर साला लेकर आता है एक दिन। दैट्स वाई आई सी कि यार कोई अल्कोहलिक रिलैप्स हुआ, तो उसके लिए क्यों ये कहा जाता है कि ये रिलैप्स एक दिन में नहीं होता है। ये उसी दिन से मेंटल कॉन्स्पिरेसी, है ना, एक तरह का मानसिक षड्यंत्र जो है, वो उसी दिन से शुरू हो गया था, जिस दिन से उस अल्कोहलिक ने अपने ऊपर काम करना बंद किया, या फिर उसने अपनी इच्छा के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। तो ये एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पकड़ में आती है कि यार, मेरी इच्छा से काम करना, इसको दरअसल मैं नहीं चला सकता। अब मैं इसके लिए बहुत अलग अलग तरह के जवाब ढूंढा करता था स्टार्टिंग में, जब मैं नया नया था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। तो एक चीज मुझे ये भी पता चली थी कि अक्सर ये जो इमोशनल हैंगओवर है, ये उन लोगों में ज्यादा पाया जाता है
अब हालांकि इसमें एक्सेप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो लोग किसी न किसी एडिक्टिव सब्सटेंस के कनेक्शन में हैं, वो चाहे सिगरेट हो, शराब हो, तंबाकू हो, या कोई और तरह का हो, किसी भी इस तरह के टॉक्सिक सब्सटेंस के कनेक्शन में हो, उसके साथ ही में जो लोग ऐसे हैं जिनको किसी विशेष तरह के खाने पीने की इस तरह की आदत है कि वो रोज उस चीज को लेते ही हैं, से सपोज चाय, अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि सवेरे का एक फिक्स टाइम है, 7-8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, उनको चाय चाहिए ही। तो इस तरह के जो ये जो कंपल्सिव थॉट है कि नहीं इतनी बजे तो मुझे वो चाय चाहिए ही, और अगर वो चाय नहीं मिल रही है तो किसी न किसी तरह का डिस्टरबेंस आ रहा है अंदर, तो ये एक तरह का लॉन्ग टर्म हैंगओवर है कि कहीं ना कहीं उस इंसान ने अपने ब्रेन को ये याद करा दिया है कि भाई ये चीज तो होना ही चाहिए, ये आपके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। तो इन एग्जैक्टली सेम वे, मेरे जैसे किसी शराबी ने इतनी ज्यादा शराब पी है कि उसके ब्रेन ने एक साधारण आदमी के लिए जिस तरह से चाय है, उसने इसको शराब को जो है वो उसने उस चाय की तरह याद कर लिया है कि भाई ये तो मेरी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है, ये तो मुझे चाहिए ही। बट लेकिन ये ब्रेन के याद करने के अलावा एक अल्कोहलिक के अंदर एक फिजिकल एलर्जी भी है कि वो ब्रेन कभी ये नहीं कहता नॉर्मल आदमी को कि भाई तू 1 लीटर चाय पी जा, या फिर तू दिन भर में 100 कप चाय पी जा, तो वो ऐसा नहीं करता। सुबह उसको जरूरी में चाय चाहिए ही, लेकिन ऐसा नहीं होता उसके बाद कि वो पूरा दिन चाय पीता ही रहे नॉन स्टॉप, क्योंकि उसको चाय से रिलेटेड ऐसी कोई फिजिकल एलर्जी नहीं है जो मेरी बॉडी में अल्कोहल के लिए है। तो मेरा ब्रेन तो वो 2 ही पैक मांगता है, 2 या 3 या वॉट एवर, 1, 2, 3, 4 बस। लेकिन वो फिजिकल एलर्जी के कारण से एक पैग उठाने के बाद में मैं रुक नहीं सकता हूँ। कोई साधारण इंसान है जो वो जब शराब पिएगा तो पहला पैग पीते समय उसके अंदर शराब के लिए सबसे ज्यादा क्रेविंग होगी, दूसरे पैग के बाद और कम, तीसरे के बाद और कम, और वो सबसाइड होती चली जाती। बट एक अल्कोहलिक के साथ एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है। वो जैसे जैसे उसकी शराब का पहला, दूसरा, चौथा पैक जाता है, उसकी शराब को पीने के लिए उसकी जो क्रेविंग है वो और ज्यादा बढ़ती है। हाँ, उसकी थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाएगी। जैसे मुझे भी याद है, तो मैं जो पहला ड्रिंक जब पीता था, तो वो मेरा इतनी स्पीड से खत्म हो जाता था कि लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि यार तू तो इसको नारियल पानी की तरह पी रहा है। तो बाद वाले जो सब्सिक्वेंट ड्रिंक्स थे उनमें मेरी स्पीड तो स्लो हो जाती थी, लेकिन ऐसा कई बार हुआ कि मैं ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में आ गया, मेरा कोई फ्रेंड मुझे छोड़ने आया या फिर मैं अपने आप भी घर आया, तो मेरी ये इच्छा होती थी कि यार बस एक पैग और मिल जाए। मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को रिस्क में डाल चुका हूँ, ये मुझे भी रियलाइज हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि हाँ मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ, लड़खड़ा रहा हूँ। फिर भी मेरी जो नीड है वो मेरी बॉडी की कंडीशन को समझ ही नहीं पा रही, उसके बिल्कुल अपोजिट में जा रही। कई बार ऐसा होता था कि मैं जब घर पे पीता था तो मेरी वाइफ कहती थी कि भाई ये जो बॉटल आप लेकर आए हो, आप उसमें से इतने से ज्यादा नहीं पियोगे। तो वो मुझे कई बार कहती थी कि आपको लिमिट लगाना पड़ेगी। तो एज अ फ्रेंड वो उसमें से 3 या 4 पैग अलग से एक बॉटल में निकाल देती थी कि ये आपको इतनी ही मिलेगी। वो 3 पैग पीने के बाद में मैं कहता था प्लीज एक और, फिर 4 हो गए, फिर मैं कहता था प्लीज एक और 5वें पैग पे आने के बाद में मेरी हालत ऐसी हो जाती थी कि मुझसे ठीक से खड़ा होते नहीं बन रहा है, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर भी आधा आधा घंटे तक मैं उनके सामने गिड़गिड़ाते रहता था कि प्लीज एक पैग और दे दो। तो ये समझ में आया यार कि क्यों मेरे साथ में ये चीज कुछ अलग है। दिस इज बिकॉज ऑफ दैट फिजिकल एलर्जी, है ना। तो ठीक है, अब मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। अब इसके लिए कोई मेडिकल कोई इलाज अभी तक अवेलेबल नहीं है तो ये मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो इन द सेम वे, मैं ये सब के बारे में इसलिए वो बोल रहा हूँ कि इन द सेम वे ये जो इमोशनल हैंगओवर वाली टेंडेंसी है ना, ये भी मेरी है तो है, इसको मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। इसको अगर मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। मुझे एटलीस्ट ये तो पता चल पाएगा कि यार कल रात को अगर मैंने कोई मूवी देखी थी, या कल रात को मैं किसी ए मीटिंग में गया था, तो वहां पे किसी ने किसी को कुछ बोला, या फिर किसी ने मेरे लिए कुछ बोला, मैंने कोई शेयरिंग की, किसी ने उस पर कोई क्रॉस शेयरिंग की, इसको मैं कितने समय तक अपने दिमाग में इसका मैं रिवीजन कराता हूँ। तो मुझे शुरू में पता चलता है कि हाँ यार उसको बार बार सोचने से मेरा मूड ऑफ हो जाता है, तो मुझे ये नहीं करना है। लेकिन शुरुआत में मैं उसको कर नहीं पाता हूँ। तो एक बड़ा अच्छा तरीका इसका मुझे समझ में आता है, जो मैंने भी करना शुरू किया था जब मुझे ये बातें पहली पहली बार समझ में आने लगी थी, कि यार ये इस आदत को है ना, ये जो रिवीजन की आदत है,
ये जो बातें याद करने की आदत है, इसको मुझे हर जगह अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने अगर कल कोई मूवी देखी है तो मैं आज उसके बारे में बात नहीं करूँ। अब कल जो मूवी देखी उसकी बात आज आज उसके बारे में बात करने में कोई बुराई नहीं है, एब्सोल्युटली। बट मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए अभी इस पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। इट इज समथिंग लाइक दैट। जैसे अगर कोई हार्ट पेशेंट है, ऑलरेडी उसका एंजियोप्लास्ट हो चुका है, या फिर उसको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, या डॉक्टर ने कहा है आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है, यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर लाइफ स्टाइल, तो उसको अपने बॉडी वेट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा एज कम्पेयर टू एन अनदर पर्सन जिसको ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि हाँ यार, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये मेरा एक सीखने का दौर है, रिकवरी की ये एक इनिशियल स्टेज है। इसमें अगर मुझे इसको सब चीजों पे अप्लाई भी करना पड़ रहा है तो कोई बात, इससे मैं ये सीख पाऊंगा कि कौन सी चीजों को एक हैंगओवर की तरह उसको अगले दिन भी कैरी फॉरवर्ड करना ठीक है, और कौन सी चीजों को नहीं है ना। और ये प्रैक्टिस मुझे करते रहना पड़ती है। मैं अगर अपने आप को देखता हूँ, मुझे सोब्राइटी में कुछ 5+ साल हुए, तो मैं अभी भी देखता हूँ कि अगर कुछ दिनों तक मेरी अगर ऐसी टेंडेंसी चल रही है कि कल क्या हुआ मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहा हूँ, भले ही वो बातें किसी गुस्से से, डर से या खुन्नस से रिलेटेड हैं ही नहीं, लेकिन अगर मैं बार बार उन बातों को याद करता हूँ तो फिर वो गुस्से खुन्नस वाली बातें भी मेरे दिमाग में रिपीट होने लग जाती। तो ये ये मैं अपने आप को देखता हूँ कि हाँ यार, मैं थोड़ा सा औरों से अलग हूँ, है ना। तो अच्छा, कई बार फिर मुझे ये भी लगता है कि यार, जो मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस हैं या फिर अभी जो रिसेंट वाले एक्सपीरियंसेस हैं, तो उनको ये याद करने में बुराई क्या है, क्योंकि उनसे मुझे एक एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ, कल जो मेरे साथ हुआ मुझे आज उसको रिपीट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए यस्टरडे अगर मैं इंदौर में टू व्हीलर पे निकला था बगैर हेलमेट लगाए, तो मेरा चालान बन गया था। तो आज मैं ये सोच रहा हूँ कि यार, आज मुझे हेलमेट लगाना चाहिए, या फिर उस चौराहे से नहीं निकलना चाहिए जहां पर मेरा चालान बना था। हालांकि ये बड़ी मजेदार बात है मेरे जैसे अल्कोहलिक के साथ, कि आज मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा, मैं उस चौराहे से निकलना अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि ये एक तरह की मेरी नकारात्मक मानसिकता है। ये मैं एब्सोल्युटली मेरे बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। मैं रास्ता बदल के लंबे रास्ते से चला जाऊंगा, लेकिन हेलमेट घर में रखा भी है, बढ़िया फर्स्ट क्लास कंडीशन में है, लेकिन मैं वो नहीं लगाऊं। ओके, तो जरूरत यहाँ पर मुझे इस चीज की है कि कल जो मेरे साथ हुआ, ट्रैफिक पुलिस वाले ने मेरा चालान बनाया, मुझे उसके जो नेगेटिव स्थितियां जो हुई थी, उससे मेरी कुछ तू मैं हुई। फिर उसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने वो चालान के पैसे भरे एंड ऑल। फिर मेरे दिमाग में उस टाइम पर ये आया था कि ये लोग जो हैं, ये ट्रैफिक को ठीक करने के लिए नहीं खड़े होते हैं, ये लोग सिर्फ लोगों का चालान बनाने के लिए खड़े होते हैं, लालची हैं, करप्ट हैं। ओके, तो वो फीलिंग अगर मुझे कल आई थी, तो आज मुझे उस फीलिंग को अपने दिमाग में लाने से रोकना है। मुझे ये सोचना है कि यार, कल हेलमेट नहीं पहनने से प्रॉब्लम हुई थी, ओके, बस खत्म। कौन गलत था कौन सही था, इतना मुझे दिमाग नहीं लगाना है। कल का जो मैंने सीखा था वो मेरे लिए एक खजाना है। जिस कल जो मेरा नुकसान हुआ था, अब आगे उस हुए नुकसान से अब मुझे आगे लाइफ में फायदा ही फायदा होने वाला है। ये मान के आज अगर मैं हेलमेट लगा लूं, तो ना तो मेरा चालान बनेगा, एंड एट द सेम टाइम मोर इम्पोर्टेंट जो रोल है हेलमेट का, कि इट्स अ लाइफ सेविंग गैजेट, वो मेरे काम में आ जाएगा। तो मैंने देखा कि यार, ये चीजें है ना, मेरी लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन ए वी से लेट गो, लेट गॉड, हम छोड़ें उन लोगों को और परिस्थितियों के बारे में, है ना। तो ये क्यों मुझे बताया गया, मुझे स्टार्टिंग में ये लगता था कि भाई, ये इसलिए मुझे बताया जा रहा है कि अगर मैं बहुत ज्यादा लोगों के बारे में सोचूंगा, परिस्थितियों के बारे में अगर अटका ही रहूंगा, तो शराब पीने का वो जो है ख्याल मेरे अंदर ट्रिगर हो सकता है। लेकिन अब मैं तो ऐसा किए जा रहा था, लोगों की बातों का मुझे बुरा भी बहुत लगता था, स्पेशली मेरे होम ग्रुप में जो लोग शेयरिंग करते थे, वो बातों का बुरा लगता था। मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचता भी था, घंटों एनालिसिस करता था, लेकिन मुझे तो शराब पीने का कोई ख्याल नहीं आ रहा था। तो यहाँ से मैं बन गया सेल्फ राइटियस, कि ठीक है, आपके साथ होता होगा ऐसा, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। बट कहीं ना कहीं एक चीज मुझे ये समझ में आई कि यार, हर एक चीज का हर एक शराबी पे अलग अलग इफेक्ट हो सकता है। किसी शराबी के साथ ये हो सकता है कि उन्होंने जो बताया कि लेट गो लेट गॉड नहीं करोगे तो शराब पीने का ख्याल आ सकता है। लेकिन किसी के साथ ये हो सकता है कि शराब पीने का ख्याल नहीं आएगा, लेकिन उसका बिहेवियर, उसकी सोच इतनी गंदी और इतनी परवर्ट हो जाएगी
कि वो फिर से एक असामाजिक तत्व टाइप का इंसान बन जाएगा, एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट बन जाएगा, एटलीस्ट अपनी फैमिली में तो बन ही जाएगा, है ना। तो कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है, कुछ अल्कोहलिक्स के साथ, कि उनको तुरंत शराब पीने का ट्रिगर आ जाए। लेकिन ये जो दूसरे किस्म का बंदा है, जिस किस्म का बंदा मैं, ये अगर लॉन्ग टर्म में इस बात को समझ नहीं पाएगा तो 100% किसी ना किसी दिन इसको भी शराब पीने का ख्याल आएगा। और ये जो दूसरी वाली कैटेगरी है, इसी कैटेगरी के लोग जब भी रिलैप्स होते हैं, तो इनके लिए ये कहा जाता है कि उसका मेंटल रिलैप्स जो है वो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। उसको भले ही से दिमाग में शराब का ख्याल नहीं आया था, लेकिन अपने दिमाग को वो अनजाने में अननेसेसरीली इतना परेशान कर रहा था, इतना डिस्टर्ब कर रहा था, कि आखिर में जब उसके दिमाग की कैपेसिटी फुल हो गई, जब वो ओवर बर्डन हो गया, तब दिमाग ने फिर आखिर में जो दिमाग का जो ब्रह्मास्त्र है वो उसने चला दिया और उसने शराब की मांग कर डाली। इट इज दैट सिंपल एज दैट। तो इसीलिए मुझे बताया गया कि यार, कचरे को इकट्ठा करो ही मत, इमोशनल हैंगओवर से आप बचिए। ये किसी भी तरह के इमोशंस में हो सकते हैं। मैं अपने किसी दोस्त से बहुत सालों बाद में मिला हूँ, तो मुझे उससे मिलने के बाद में वो मेरे स्कूल के सारे ख्याल याद आ रहे हैं। कितना अच्छा बुरा समय हम दोनों ने एक साथ में बिताया था। टीचर से पनिशमेंट मिल जाती थी। ग्राउंड पे हमारे फुटबॉल के कोच जो हैं वो बोलते थे ग्राउंड के 10 राउंड लगाओ, तो वो और मैं एक साथ हमने बहुत सारी पनिशमेंट्स भी झेली हैं। अब आज जो वो मेरा दोस्त है, मुझे पता चला यार उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई अचानक। मैं इतने इमोशनल में डूब गया, और मुझे ये लग रहा है कि यार ये इमोशंस में डूबना गलत कहाँ से है। मेरा दोस्त है यार, वो मेरी बिल्कुल मेरे हमसफर की तरह था उस टाइम। कहीं ना कहीं मैं मुझे अपने आप की सिचुएशन पर भी थोड़ा सा गुस्सा सा आने लगता है। यार अगर मैं बहुत पावरफुल आदमी होता, मेरा कोई बड़ा हॉस्पिटल होता, या मैं खुद डॉक्टर होता, या मैं कोई मंत्री या वीआईपी होता, तो मेरे दोस्त की वाइफ को मैं बहुत अच्छी फैसिलिटी मुहैया करा पाता। चलो, मैं बिल्कुल आम आदमी का आम आदमी ही क्यों रह गया, क्यों मैंने अपने टाइम में अच्छी पढ़ाई नहीं की, एंड ब्ला ब्ला। ये इतनी सारी बातें हैं जो अदरवाइज मेरे दिमाग में रूटीन में नहीं आती हैं। लेकिन चाहे मैंने शराब नहीं भी पी हो, चाहे कुछ साल मुझे सोब्राइटी में हो भी गए हों, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की बातें किसी अल्कोहलिक के दिमाग में आ सकती हैं। दिस इज ओनली एग्जैक्टली इमोशनल हैंगओवर, है ना। तो ये किसी ऐसी चीज के लिए भी हो सकता है जो कल परसों नरसों मेरे साथ हुई हैं, या फिर आज सुबह हुई है मेरे साथ में, तो मैं दिन भर उन चीजों को कैरी करके घूम रहा हूँ, या फिर कुछ दिनों पहले हुई। जितना ज्यादा मैं इनको मुझे कैरी करने की मैं फोर्सफुली जितना ज्यादा इन इमोशंस को कैरी करता हूँ ना, मैंने ये देखा यार कि ये टेंडेंसी जो है ना मेरे ब्रेन की उतनी ज्यादा बढ़ती है। इट इज समथिंग लाइक दैट, कि आपकी डाइट अगर 3 रोटी की है, और अगर आप जबरदस्ती 4 रोटी खिला रहे हो, माँ ने या वाइफ ने आपको कहा ठीक है ना, चलता है, कभी कभी तो चलता है। पर ये कभी कभी चलने में फिर बहुत जल्दी ऐसा हो जाता है कि आपकी डाइट ही 4 रोटी हो जाती। ब्रेन इतना करिश्माई हिस्सा है मेरे बॉडी का कि इतनी तेजी से उसमें चेंजेस आते हैं, और स्पेशली मेरे जैसे अल्कोहलिक की वो मुझे हर चीज को इतना ठीक करके बताने लग जाता है कि जब मुझे ये लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो उसको ठीक करने के लिए मैं काम कहाँ से करूंगा। और शायद इसीलिए मैं जब ए में नया नया आता हूँ, तो मुझसे कहा जाता है कि भाई आप जो है अपना दिमाग मत चलाई। तो मुझे गुस्सा आता है उस बात पर, खास तौर से जब मैं ए में नया नया हूँ, कि भाई क्यों ना चलाऊं, दिमाग है तो चलाऊंगा, अब मैं एकदम ठीक हूँ। बट ये यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो वो लोग मुझे बताना चाहते थे उस टाइम पर, कि भाई हम इन चीजों से गुजरे हैं। पूरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस ही यार ऑलमोस्ट यही है ना, बिग बुक और क्या है। प्रीफेस में लिखा हुआ है कि हम शुरुआत के कुछ 100 शराबी हैं, हमारा ये एक्सपीरियंस है। मतलब वो ये बता रहे हैं कि भैया हमने ये प्रॉब्लम को फेस किया, आप समझदारी दिखा लो, और जो प्रॉब्लम हमने फेस की उनको अगर आप भी उन्हीं प्रॉब्लम को फेस करने के बाद में ही अगर आपको समझ में आएगा, तो फिर क्या फायदा हुआ। हमने इनको फेस किया, और ना सिर्फ फेस किया, हमको इन प्रॉब्लम से दूर रहने का, बचे रहने का हम आपको एक तरीका भी बता रहे हैं। तो आप में अगर समझदारी हो तो बिना प्रॉब्लम में आए आप इस चीज को मान लो, है ना। बट बात वही आ जाती है कि मेरा ब्रेन उस चीज को उस समय पे एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो धीरे धीरे ही उन चीजों को एक्सेप्ट कर पाता है। खास तौर से सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस उन लोगों की बातों का, मैं अगर मेरे बारे में बताऊं, तो वो तब आया था जब
उनकी बात मजबूरी में ही सही, ना चाहते हुए ही सही, मुझे मानना पड़ी। तो वो थोड़ी सी जब उनकी बात मान के मैं आगे बढ़ा और कुछ फायदे नजर आना स्टार्ट हो रहे थे, मैंने ये देखा था कि जो ए के बाहर की जो मेरी दुनिया है, उसमें लोगों से मैं जिस तरह से बहस में पड़ जाता हूँ, चाहे वो पॉलिटिक्स के बारे में हो, क्रिकेट के बारे में हो, तो जब हमारी वो मीटिंग जब डिसबर्स हो जाती है, उसके बाद में उस दोस्त के ऊपर मुझे कितनी खुन्नस आती है। ये बेवकूफ है, इसको कुछ समझता नहीं है, पढ़ा लिखा है, उसके बाद में भी इसमें अवेयरनेस नहीं है, इसके थॉट्स ही गलत हैं, क्या है ये, ऐसा आदमी मैंने अपना दोस्त क्यों बना रखा है ना, जबकि वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी मैं उसको आधी रात को भी कॉल करूंगा, आई एम श्योर ही वुड बी देयर टू हेल्प, है ना। बट यहाँ पर मेरे इमोशंस इतने हाइपर हो जाते हैं कि मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि यार मैं किसके लिए खुन्नस पाल रहा हूँ। और ये भी श्योर है कि अगर इस एक्सट्रीम खुन्नस और इस एक्सट्रीम इमोशन वाले फेज में अगर मैं या मेरा परिवार किसी मुसीबत में आता है, तो मैं शायद उससे फिर मदद नहीं मांगू। तो मतलब देखिए, ये हो गया कि मेरे एक फॉल्स इमोशन, मेरी कल्पनाएं, मेरी फालतू की जो कल्पनाएं हैं, उन्होंने मेरा एक मददगार हाथ मुझसे दूर कर। तो ये मुझे समझ में आया कि जब इन लोगों से मैंने फालतू की बहस में पड़ना और फिर इसको आगे तक खींचना, घर पर आके घंटों उसके बारे में सोचना, ये जब मैंने बंद किया ना, तो मुझे लगा कि यार काफी जल्दी खुन्नस तो मुझे आई थी लेकिन इसके बारे में सोचना कम किया तो वो खुन्नस काफी जल्दी मेरे दिमाग से वाइप आउट हो पा रही थी और मुझे शांति फील हो रही थी। इनफैक्ट सिर्फ 2-3 दिन बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस दोस्त को दोबारा फोन करूं और इधर उधर के बहाने से कैसे भी उसको एक तरह का सॉरी बोल। होता है ना ऐसा अक्सर कि हमारे जो करीबी हैं, खासतौर से दोस्त, हम उनको सीधे सीधे सॉरी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अगर हमको लगता है कि यार हमने थोड़ा सा अति की थी, तो हम इधर उधर की बातें कर लेते हैं, वो उससे एक इनडायरेक्ट सा सॉरी हो जाता है। तो ये मैं कर पा रहा था, मतलब कि इन नेगेटिव फीलिंग्स को मैं जितना पालता हूं ना कहीं ये उस समय पर मुझे पता नहीं चलता, लेकिन उतना ही मैं अपनी रिकवरी को डिले कर देता हूँ। अगेन बात वही है कि रिकवरी की मेरी डेफिनेशन क्या है। इफ आई वांट टू बी हैप्पी, जॉयस एंड फ्री ना, तब मैं सही मायने में मान सकता हूँ कि हाँ यार, क्या मैं खुश हूँ क्या। तो ये इस तरह की बात थी कि हाँ भाई, मान लीजिए कि मैं सोब्राइटी में आया हूँ, अब मेरा जॉब या बिजनेस है, मैं उस पर भी वापस आ गया हूँ, पैसा वैसा भी आने लगा है, घर का बिहेवियर वगैरह भी थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर मैं इतना हाइपर हो जाता हूँ कि वो खुश नहीं रह पाता हूँ। और ये है ना एक तरह का एक विशियस साइकिल है, जिसको हम कहेंगे ना कि एक हिंदी में दुष्चक्र, कि एक किसी छोटी सी बात को मैंने बहुत ज्यादा दिमाग में घर किया, अगेन फिर वह बात है कि वो एंगर है, वो प्राइड है, वो फियर है, कुछ भी है, इवन इसमें प्रोकास्टिनेशन भी आता है। तो वो जो छोटा सा है उसके ऊपर मैं वो बहुत ज्यादा हाइपर होता हूँ, और फिर ये जो मेरा हाइपर होना है, इसको भी मैं बहुत ज्यादा टाइम तक अपने दिमाग में घुमाता हूँ। मतलब छोटी सी चीज जो है उसको मैंने बड़ा बनाया अपने दिमाग में, उसको काफी रिवाइज किया, और उसको बड़ा बना के रिवाइज करने से अगेन फिर मैं कई दिनों तक उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। तो ये जो है ना, कल जो मेरे साथ हुआ, अब मान लीजिए कल अगर मैं कहीं पर बाहर गया था और बाहर जाने से, किसी से मिलने से मेरा मूड खराब हुआ, तो घर पर आके भी मैं अपने घर वालों के साथ में अच्छे से बात नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा जो इमोशनल हैंगओवर है, इसको मैं कैरी, ये हैंगओवर के रूप में बन गया। अब इतनी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है कि यस्टरडे जो हुआ, मैंने उसको आज तक कैरी किया। मैंने आज दिन भर भी अपने घर पे मैंने ठीक से किसी से बात नहीं किया, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाया, और जब आज मैं ये सब काम ठीक से नहीं कर पाया, तो जो आने वाला कल है, उसमें तय बात है कि आने वाले कल में अब मुझे इस चीज का टेंशन हो जाएगा कि यार, मैं तो ए मेंबर हूँ, मैं तो रिकवरी में हूँ, मैंने अपनी फैमिली से अच्छी तरह से बात क्यों नहीं की, या फिर मैं अपने काम पे ठीक तरह से कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं इस उधेड़ बुन में लग जाऊंगा। तो ये एक तरह का ऐसा दुष्चक्र है जो मुझे कहीं भी ले जाके नहीं छोड़ता, और मैं राउंड एंड राउंड बस मैं घूमता ही रह जाता हूँ। और एक टाइम वो आता है कि मैं दरअसल उस पहले दिन को, पहला दिन मतलब कि जब से ये इमोशनल हैंगओवर स्टार्ट हुआ था, कि वो जो छोटी सी घटना थी जो बाहर किसी के साथ हुई थी, मैं उसके बारे में भूल ही जाता हूँ कि वेयर फ्रॉम इट ऑल स्टार्टेड, और मुझे सिर्फ मेरा अभी करंट स्टेटस दिखने लग जाता है कि मैं इतना कंफ्यूज क्यों हूँ, मुझे इतने सारे तो टेंशन भैया क्यों बात है, कुछ ऐसी मुझे बोला ये गया कि मैं
मुझे ये सेल्फ पिटी क्यों आता है एंड ऑल दैट, है ना। तो प्रोग्राम मुझे यही बता रहा है कि यार आपको ध्यान शायद से इस पे फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग देना चाहिए। इसीलिए ना मुझसे कहा जाता है कि जैसे ही आप शराब से दूर हो गए हैं, शरीर में शराब जानी बंद हो गई है, थोड़ा सा आप होश में आने लगे हैं, सेंसेस में आने लगे हैं, पॉसिबल अगर है तो तुरंत स्पॉन्सर लेके 12 स्टेप्स स्टार्ट करिए। क्योंकि जितना जल्दी मेरे जैसे अल्कोहलिक इन बातों को समझ पाएगा ना, उतनी जल्दी यार इसके होने वाले नुकसानों से बच पाएगा। बिकॉज इट इज समथिंग लाइक इट्स नेवर टू लेट, है ना। बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक कोई शराबी शराब पी रहा है, तब तक उसको हाँ ये तो समझ में आ रहा है कि उससे कुछ गलती हो रही है, वो अल्कोहल नाम के सब्सटेंस पे पावरलेस है और उसको इससे बाहर आना बहुत जरूरी है। तो वो एक तरह से जैसे कोई इंसान पानी में डूब रहा है तो वो हाथ पैर मारेगा, लेकिन शराब से दूरी बनने के बाद में दोबारा कहीं मैं उस स्थिति में ना चला जाऊं, या फिर मैं शराब से दूर भले ही हूं, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए मुझे क्या जरूरी है, ये बहुत जल्दी वो भूलने लग जाता है। तो वो इन बातों को भूल ना पाए, वो इन बातों के लिए अवेयर रहे, है ना। अपने ही बारे में जो ये चीजें हैं, जो उसका दिमाग उसको ये भ्रम देता रहता है कि तू बिल्कुल ठीक है, तेरा गुस्सा जो है वो जस्टिफाइड है, जिन लोगों के ऊपर तुझे गुस्सा है वो साले हैं ही इसे लायक, वो डिजर्व ही ये करते हैं। इस थॉट के बजाय उसको ये समझ में आए कि भैया कोई कुछ भी डिजर्व करता हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं क्या डिजर्व करता हूँ। डू आई डिजर्व मिजरेबल लाइफ? डज माई फैमिली डिजर्व मिजरेबल लाइफ? तो द आंसर इज सिंपल नो। नहीं यार, वो ऑलरेडी बहुत हो चुकी है, तो कम से कम मुझे ये तो नहीं करना। तो ये मुझे इसके लिए ना, मुझे ठीक तरह से अवेयरनेस तभी आ पाता है यार, जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 12 स्टेप्स में आता हूँ ना। तो फ्रेंड्स, बस यही मैं इमोशनल हैंगओवर के बारे में बोलना चाहता था। जस्ट वन थिंग टू सम ऑफ माय शेयरिंग, कि अ, जब मैंने इस टॉपिक पे समझना शुरू किया था, इन बातों को समझना शुरू किया था, तो मैंने इसको सिर्फ इसी चीज से जोड़ा था कि फियर है, खास तौर से फियर भी नहीं, आई वुड रादर से एंगर। वो एंगर मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, एंगर और डिससेटिस्फैक्शन। कि सपोज मैं किसी होटल में रहने के लिए गया हूँ वेकेशन पे, वहां पे अगर मुझे सर्विसेज नहीं मिली, तो उस पूरे 4-5 दिन के वेकेशन में मैं पहाड़ों में घूम रहा हूँ या समुद्र में डुबकी लगा रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक ही चीज चलती थी, होटल की सर्विसेज अच्छी नहीं है, मेरा ये ट्रिप बेकार हो गया। जबकि किसी ट्रिप में, किसी हॉलीडे वेकेशन में सिर्फ होटल का स्टे ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो वो एक के चक्कर में मैं सबको बर्बाद कर लेता था। तो ये डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष और गुस्सा, ये मेरे सबसे बड़े प्रॉब्लम थे। बट इसको धीरे धीरे मुझे ये भी पता चला कि यार ये जो लेट लतीफी है, प्रोकास्टिनेशन है मेरा, ये भी एक तरह का हैंगओवर ही है। मैं जितना ज्यादा लेट लतीफी करने की मेरी आदत थी, कल थी, वो आज भी और ज्यादा बढ़ती है। और फिर एक दिन ही आ जाता है कि जब वो पानी सर के ऊपर से गुजरने गुजरने की नौबत हो जाती है, तब ये मुझे इतनी बुरी तरह से डिस्टर्ब करता है कि मैं हर किसी को डिस्टर्ब करने लग जाता हूँ। मैं अननेसेसरीली मेरी फैमिली पे, अपने काम में, हर किसी लोगों पे गुस्सा करने लगूंगा, और जहां पर गुस्सा नहीं कर पाऊंगा वहां अपने आप को सेल्फ पिटी में डाल। तो ऐसे एन नंबर ऑफ कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, जो कि शायद से मैं अपनी बीती हुई बातों को लेट गो नहीं कर पाता हूँ, उनके ऊपर ओवर थिंकिंग करता हूँ, उसके कारण से वो मैं उनके लिए ऑब्सेसिव बन जाता हूँ और वो मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार कि मुझे इस टॉपिक पे बोलने का आप लोगों ने मौका दिया। थैंक्स अ लॉट।